हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा जिस टॉपिक को हम डिस्क्राइब करेंगे वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट के बिहाफ पे बहुत जरूरी टॉपिक है, न्यूमेरिकल टॉपिक है। तो बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज समझनी है, कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। हमारे टॉपिक का नाम है हाउ टू कैलकुलेट इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है? इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले ये समझते हैं बेटा कि एक इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल में होता क्या है और उनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं एक सिंपलेस्ट कंपाउंड लेके चल रहा हूं बेटा जी, H2O। ये मेरा एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब ये जो है बेटा, ये इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, अब यहां पे अगर मैं बेटा इसको सिंपलेस्ट रेशो में लिखना चाहूं, किसकी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सिंपलेस्ट रेशो, तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा? देखिए यहां हाइड्रोजन और इसकी रेशो क्या है? 2:2। तो सिंपलेस्ट क्या हो जाएगी? 1:1। तो ये बन जाएगा HO। तो ये हो गया मेरा इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशियो में अगर हम अपने कंपाउंड को लिखते हैं तो वो उसका इंपीरिकल फॉर्मूला है, और अगर एक्चुअल फॉर्म में लिखते हैं बेटा तो वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। और देखते हैं बेटा जी, मान लीजिए मैं लिखता हूं C2H4, ये मेरे पास है, दैट इज इथीन। तो ये इथीन है बेटा, तो ये इथीन का हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर मैं इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखने की कोशिश करूं तो किससे डिवाइड करूं कि सिंपलेस्ट में आ जाए? तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये है C2H4 है बेटा, तो इसकी रेशियो क्या है कार्बन की? 2:4। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 1:2। इससे स्मॉल तो नहीं जा सकती क्योंकि होल नंबर रेशियो लिखनी है। तो यहां पे जो मेरा इंपीरिकल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CH2 इज माई इंपीरिकल फॉर्मूला। आसान सी चीज है बेटा, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा, C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। तो ये क्या हुआ? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अभी सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे करें इसको? पहले एक बार इसको नोट कर लेते हैं दोबारा से, और इसकी जो भी रेशियो है बेटा उसको यहां नोट डाउन कर लेते हैं। अब इसको कोशिश करनी है सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने की। तो किससे डिवाइड करें कि सिंपलेस्ट आ जाए? तो यहां हम किससे कर सकते हैं बेटा जी? 6 से। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1:2:1। तो CH2O ये बन गया बेटा जी ग्लूकोज का इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है बेटा कि आप जिस वैल्यू से डिवाइड करते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए, उसे हम n से डेजिग्नेट करते हैं। क्या बोलते हैं यहां पे? हम उसको n। फॉर एग्जाम्पल H2O2 में आपने किससे डिवाइड किया? 2 से, तो ये आ जाएगा n की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहां भी आपने किससे डिवाइड किया बेटा जी? 2 से, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। और इसमें क्या किया हम लोगों ने? 6 से डिवाइड किया, तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी। और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, बेंजीन C6H6 आप सब लोग जानते हैं। तो ये क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किससे डिवाइड करें कि सिंपलेस्ट हो जाए? अगेन 6 से, तो क्या बन जाएगा? CH। तो ये क्या हुआ? बेंजीन का इंपीरिकल फॉर्मूला, और इसकी n की वैल्यू क्या हो गई? 6। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखिए यहां से क्या समझ में आता है हमारे? पहली बात कि जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज, अगर मैं अब समझिएगा, अगर इस इंपीरिकल फॉर्मूला को दोबारा 6 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, ये जो 1:1 का रेशियो है, तो फिर से ये बन जाएगा। यानी कि अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो अगर कोई आपसे इंपीरिकल फॉर्मूला पूछे तो कुछ भी पूछ सकता है बेटा एग्जाम में। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इस n को इधर ले जाके डिवाइड कर दें तो इट विल बी अवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय n। तो ये तो हुआ बेटा जी फॉर्मूले का। ऐसे ही इंपीरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन दैट केस हमें क्या करना है? तरीका वही रहेगा।
तो देखिए मान लीजिए मैं बात करता हूं इसी कंपाउंड, इथेन को हम लेके चल रहे हैं, इथीन को सॉरी, C2H4 है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूं बेटा, इसका मोलिक्यूलर मास निकालने की कोशिश करता हूं, मोलिक्यूलर मास। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है बेटा जी इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 28। तो ये आ गया मेरे पास मोलिक्यूलर मास। अब इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या था हमारे पास, CH2। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा जी, CH2। तो इन दैट केस इंपीरिकल मास निकालना है, इंपीरिकल मास। तो क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 कम्स आउट टू बी 40। तो अगर आप समझ पा रहे हैं बेटा जी, अच्छा अब एक मिनट के लिए देखिए, अगर मैं इस वैल्यू को अगेन, इसकी n की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2, तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास दोबारा क्या आ जाएगा, मोलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो जैसे इंपीरिकल फॉर्मूला मोलिक्यूलर फॉर्मूले से एसोसिएटेड होता है बेटा विद द हेल्प ऑफ n, ऐसे ही मोलिक्यूलर मास और इंपीरिकल मास भी एसोसिएटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ n। तो अब यहां देखते हैं बेटा, तो ये तो हो गया मेरे पास फॉर्मूला निकालने का। अब देखिए अगर मुझे मोलिक्यूलर मास निकालना है, तो क्या हो जाएगा, n इंटू इंपीरिकल मास, इंपीरिकल मास आ जाएगा। और ऐसे ही अगर मुझे निकालना है इंपीरिकल मास, देन इट विल बी क्या हो जाएगा, मोलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n का। तो ये तो हो गया बेटा इंपीरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, इंपीरिकल मास और मोलिकुलर मास। लेकिन यहां पे बेटा एक टर्म और एग्जाम में आ जाती है, वो है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। और जनरली बुक्स में एक फॉर्मूला लिखा होता है बेटा कि मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यानी कई बार वो हमें क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दे देंगे। अब वेपर डेंसिटी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, मेरा मोलिकुलर मास आ जाएगा। और अगर मेरा मोलिकुलर मास आ जाता है तो मैं n भी निकाल सकता हूं, अगर मुझे इंपीरिकल पता है, और अगर n पता है तो मैं इंपीरिकल निकाल सकता हूं। क्लियर है ये बात? तो सबसे पहले तो ये समझते हैं बेटा कि ये वेपर डेंसिटी है क्या। ठीक है, देखिए डेंसिटी तो आप लोगों ने सुना हुआ है ना, डेंसिटी तो एक जनरल टर्म है, मास बाय वॉल्यूम। तो नॉर्मल केस में जो डेंसिटी हमारी होती है बेटा, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। लेकिन जब हम किसी गैस की डेंसिटी निकालते हैं बेटा, तो हम उसको किसी के रिलेटिव फॉर्म्स में निकालते हैं, किसी से कंपैरिजन करके निकालते हैं। तो जब हम किसी गैस की डेंसिटी निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, हम उसे बोलते हैं रिलेटिव वेपर डेंसिटी। ठीक है, हम सिंपल टर्म यूज करने की बजाय डेंसिटी क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेपर डेंसिटी या फिर वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये देखिए वेपर डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ गिवन गैस, डेंसिटी ऑफ गिवन गैस डिवाइडेड बाय, इसको हम कंपैरिजन करते हैं बेटा डेंसिटी ऑफ H2 गैस के साथ। तो जब किसी गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ उसकी डेंसिटी के साथ कंपैरेटिवली स्टडी किया जाता है बेटा, तो जो डेंसिटी आती है वो उस गैस की वेपर डेंसिटी। ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, गैसेस कभी भी लेके चलेंगे ना बेटा, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, एट स्टैंडर्ड, एसटीपी बोल दीजिए आप, स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एक बार। तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस आ जाएगी, डिवाइडेड बाय बेटा जी मास बाय वॉल्यूम ऑफ, क्या आ जाएगा हमारे पास, H2 गैस हो जाएगा। अब क्योंकि वॉल्यूम हमने सेम लिया है बेटा जी, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट आ गया, तो क्या हुआ, मोलिकुलर मास, यानी कि मास यहां मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास ऑफ गिवन गैस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ H2 गैस। तो हाइड्रोजन गैस का मोलिकुलर मास कितना होता है बेटा, वो तो फिक्स है, दैट इज 2। तो हम क्या करते हैं इसी क्वेश्चन में, हम करते हैं मोलिकुलर मास
ये हमारा वेपर डेंसिटी है ऑफ गिवन गैस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ H2 गैस इज 2, ये आ जाता है हमारे पास। तो जब 2 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ ए गिवन गैस। तो वहां से हमारा ये जो है बेटा जी, ये फॉर्मूला जनरेट किया गया है कि किसी भी गैस का मोलिकुलर फॉर्मूला उसकी वेपर डेंसिटी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जनरेट हो जाता है। तो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको फॉर्मूले की, एम्पिरिकल की और मोलिकुलर फॉर्मूले की। क्लियर है? नोट कीजिए, फिर मैं एक बार इसकी डेफिनेशंस आपको लिखवा। तो चलिए बेटा एक बार अब डेफिनेशन देख लेते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास। देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड which express simplest whole number ratio of the atoms of each element given in a molecular formula। फिर दोबारा एग्जांपल लेके एक बार समझा रहा हूं। मान लीजिए बेंजीन है, इंपिरिकल फार्मूला आ जाएगा CH। तो अब इंपिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का इंपिरिकल फार्मूला विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इन गिवन फार्मूला। अब CH क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है बेटा जी। अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो दैट इज CH। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड योर इंपिरिकल फार्मूला। अब देखिए मोलिकुलर फार्मूला, it express actual ratio of elements in a given molecular formula। फॉर्मूले की जो एक्चुअल रेशियो है बेटा, या जो भी कंपाउंड है जो एक्चुअल रेशियो को एक्सप्रेस करता है वो हमारे पास होता है मोलिकुलर फार्मूला C6H6। अब यहां पे ये जो रेशियो है ना 6:6, ये एक्चुअल में इसकी ट्रू रेशियो है और यू कैन से एक्चुअल रेशियो है बेटा। जब हम एक्चुअल रेशियो में किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं तो वो बन जाता है मोलिकुलर फार्मूला, और जब उसी को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं बेटा तो वो बन जाता है इंपिरिकल। क्लियर है? तो ये दोनों डेफिनेशंस है, एक बार इनको देख लीजिए। तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप डेफिनेशन नोट कीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। हाँ तो बच्चों एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा इंपिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला पे। देखिए स्टेटमेंट क्या है, आई हैव ए कंपाउंड विच कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन की परसेंटेज है बेटा जी 24.27% एंड क्लोरीन है 71.65%। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इन डाटा की हेल्प से इंपिरिकल और मोलिकुलर फार्मूले को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको वो टेबल बनानी आनी चाहिए बेटा, जिसमें सबसे पहले क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले होता है हमारा एलिमेंट। अब क्या क्या एलिमेंट हमारे पास है बेटा जी, कार्बन है हमारे पास, हाइड्रोजन है, जो भी आपको स्टेटमेंट में दिया गया है वो लिख लीजिए, और क्लोरीन है। सेकंड जो पार्ट है टेबल का उसमें हमें इनके सिंबल लिखने हैं। अभी सिंबल कार्बन का, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का फॉलोड बाय द कंपोजिशन। अभी कंपोजिशन एक बार दोबारा देख लीजिए। कार्बन की कंपोजिशन है 24.27%, हाइड्रोजन की है 4.07% बेटा जी, और दैट इज 71.65%, क्लोरीन इज 71.65।
ये है परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट पार्ट में हमें इनका एटॉमिक मास लिखना होता है। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज 12, हाइड्रोजन 1 एंड क्लोरीन 35.5। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है आपको। अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है बेटा जी गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, और अगर किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका मास डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास। तो अभी हम एलिमेंट की बात करें तो एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे। कैसे निकलेगा बेटा जी, गिवन कितना है 24.27 डिवाइडेड बाय 12, 4.07 और इसका एटॉमिक मास दैट इज 171.65 और डिवाइडेड बाय 35.5। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा दैट इज अप्रोक्स 2.02, 4.07 एंड 2.02। ओके, तो ये हमारे आगे नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें क्या करना है बेटा जी, सिंपलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, यानी कि जिसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे ध्यान में रखना है, उसे सारी वैल्यू से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास रेशियो ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स। तो इन दैट केस सबसे छोटी वैल्यू यहां और यहां तो सेम है, तो यही लेके चलेंगे हम लोग। 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02, 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02। तो ये आ जाएगी यहां से हमारी सिंपलेस्ट रेशियो। अगर हम करेंगे तो 1, अप्रोक्स ये आ जाएगा बेटा जी 2 और अप्रोक्स ये आ जाएगा 2, सॉरी 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप होता है, अगर ये फ्रैक्शन में होते बेटा, डेसिमल में होते, तो हम इन्हें सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करते। लेकिन अभी क्या है, कहीं ना कहीं ये सिंपलेस्ट रेशियो ही है, तो हम यहां लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स, ऑफ मोल्स। तो क्या आ जाएगा बेटा 1, 2 और 1। ठीक है जी, तो ये हमारा सॉल्यूशन होता है। अभी करना क्या है फाइनल पार्ट के लिए, अभी इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे बनता है बेटा, इंपीरिकल फॉर्मूला। अभी कार्बन देखिए यहां पे कितना है, कार्बन इज 1, तो कार्बन इज 1। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा जी 2, तो हाइड्रोजन इज 2, और क्लोरीन कितना आया है 1, तो C है। दिस इज अवर इंपीरिकल फॉर्मूला। लेकिन अभी क्या करना है, अभी आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में आपको एक चीज और दी गई है कि मोलिकुलर मास दिया गया है 98.96%। कितना मोलिकुलर मास है हमारे पास, मोलिकुलर मास इज 98.96 आपके पास, ये मोलिकुलर मास। और हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। देखिए होता क्या है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, पहले आप इंपीरिकल मास निकाल लो। इंपीरिकल मास किसके निकलेगा, इंपीरिकल फार्मूले से। कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 35.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 37, 49 पॉइंट, देखिए कितना 5, ये आपका आ गया इंपीरिकल। तो मोलिकुलर फॉर्मूला बेटा जी जो निकलता है वो होता क्या है बेटा, पहले तो मोलिकुलर मास आपको दे ही रखा है, ये इंपीरिकल मास दे रखा है, तो हमें n निकालना पड़ेगा, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल मास। अभी मोलिकुलर मास गिवन है, इंपीरिकल मास हमने इंपीरिकल फॉर्मूले की मदद से निकाल लिया, तो n कम्स आउट टू बी 2। अब यहां क्या करना है बेटा, जो आपका इंपीरिकल फॉर्मूला है ना, उसे आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इंपीरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो दैट कम्स आउट टू बी 2CH2Cl। तो योर आंसर विल बी C2H4Cl2। ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। मैं आपको यहां से पार्ट दोबारा बता रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी विल कैलकुलेट इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल के बेटा जी इसका मास निकाल लीजिए, जिसे हम कहेंगे इंपीरिकल मास। वी विल कॉल इट इंपीरिकल मास।
अब मोलिकुलर मास हमें दे रखा है हमारी स्टेटमेंट, करना क्या है बेटा जी, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास से हमारा एन आ जाए। तो एन कैलकुलेट करना है, कितना आ गया 2, और इस 2 को आप इंपेरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल फाइंड आउट योर मोलिकुलर मास। तो ये वो क्वेश्चन है जिससे हम इंपेरिकल और मोलिकुलर फार्मूले को इंटरलिंक करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में, नोट डाउन कीजिए। तो चलिए बेटा एक न्यूमेरिकल और ट्राई करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और उसी तरीके का क्वेश्चन है, कैटेगरी वही है, टाइप थोड़ा सा अलग रखा है हम लोगों ने ताकि आपको मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा पाए, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पता होता बेटा किस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे अब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की हम आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट कहती है कि 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, formula is C6H5 on complete combustion gives 12 ग्राम ऑफ CO2। यानी हमें एक हाइड्रोकार्बन दिया है जिसका जनरल फार्मूला दे दिया है C6H5, ठीक है, और साथ में क्या कहा है कि इसका 4 ग्राम है, इसको कंप्लीट कंबस्शन करना है बेटा, और कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन आपको पता है CO2 प्लस H2O बनता है, और ये पूछा गया है कि बताइए इस C6H5 का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा, और ऑप्शन है हमारे पास CH3 होगा, CH होगा, C4H9 होगा या C3H8 होगा। स्टेटमेंट क्लियर है आपको, 4 ग्राम C6H5 है, कंप्लीट कंबस्शन से 12 ग्राम CO2 दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले तो आपको अपनी बेसिक इक्वेशन लिखनी होती है। देखिए हमारे पास है क्या, C6H5 when it undergo complete combustion always take place in the presence of oxygen, it will produce CO2 plus H2। ये है हमारे पास, ये तो हमारी एक तरीके से केमिकल रिएक्शन जो होगी वो है। अब देखिए है क्या, यहां पे हमें क्या कहा गया बेटा जी कि इस रिएक्शन के थ्रू जो CO2 बनता है वो है 12 ग्राम प्रोड्यूस, और वो कौन है, वो CO, और ये कितना दिया गया हमें 4 ग्राम, क्या, हाइड्रोकार्बन। अब यहां से आपको ये समझना है कि CO2 जो बनता है वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड होता है बेटा जी, हाइड्रोकार्बन पे, क्योंकि ऑक्सीजन में तो कार्बन है नहीं, तो CO2 जो बनेगा वो किससे बनेगा, हमारा यहां से बनेगा। तो CO2 का मोलिकुलर मास आप कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे कि आप पहले भी कर चुके हैं। CO2 का जो मोलिकुलर मास है बेटा जी, मोलिकुलर मास ऑफ CO2 दैट इज 44 ग्राम। ठीक है, अभी इसके अंदर, इस CO2 के अंदर कार्बन कितना होगा, कार्बन जो होगा बेटा जी वो 12 ग्राम होता है। देखिए 12 आपके पास कार्बन होता है, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 तभी 44 आता है, यानी कि 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना, 12 ग्राम। इसको उल्टा करके बोलते हैं, अगर 44 ग्राम हमारे पास CO2 है तो कार्बन विल बी 12 ग्राम। तो देखिए इफ 44 grams of CO2 अगर होती, then carbon will be, you can say 12 grams। अगर 1 ग्राम CO2 गैस होगी बेटा तो 12 by 44, लेकिन CO2 बन कितनी रही है, 12 ग्राम्स, तो 12 ग्राम्स के केस में आप कार्बन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 44 इनटू दैट इज 12। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, अप्रोक्स 3.2727 के करीब ये आ जाएगी। तो यानी कि जितना भी CO2 बना है उसमें जो कार्बन है वो 3.2727 ग्राम है। अब ये कार्बन आया कहां से बेटा जी, ये तो आपका हाइड्रोकार्बन से है, यानी कि इस हाइड्रोकार्बन का सारा कार्बन CO2 में बदल गया। अब CO2 में कितना मिला, इतना मिला, यानी कि इसमें इतना ही रहा होगा, समझ पा रहे ना। और ये है कितना टोटल, 4 ग्राम। तो अब समझिए बेटा, अब अगर मान लीजिए मेरे पास ये 4 ग्राम है, मान लीजिए C6H5 कितना है बेटा, 4 ग्राम। अब इसमें कार्बन जो है वो मुझे पता चल गया दैट इज 2727, तो बचा हुआ कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। कैसे करें, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल कम आउट टू बी 7273 ग्राम। तो अब मुझे कार्बन का भी मास पता चल गया इसके अंदर कितना है, और मुझे हाइड्रोजन का भी पता चल गया, लेकिन अब मुझे उनकी रेशियो निकालनी है, जिसके लिए मुझे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो जी देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन क्या तरीका है बेटा, गिवन मास
डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, और एटम है तो एटॉमिक मास। अभी गिवन मास कितना है 3.2727, और कार्बन का मास आपको पता है 12। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.2727। तो अब ये आ गए आपके मोल। ऐसे ही आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने। क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन कितना है 0.7273 ग्राम्स, और हाइड्रोजन का मास कितना है 1। H2 का नहीं लेना बेटा जी, हाइड्रोकार्बन में H को हम डील करते हैं। तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने आ गए बेटा 0.7273 मोल्स। अब इनकी सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी है, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला होता है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होता है। सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कितना 0.2727 और ये कितना 0.7273। ठीक है, तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, जब आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपकी सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी। आप एक तरफ ले जाइए और इनको डिवाइड कर दीजिए। फाइनली आपका जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद दैट इज 3:8। ठीक है, तो अपना आंसर देखते हैं बेटा जी। हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो हमें टिक करना है एग्जाम में, दैट विल बी डी। तो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन विल बी C3H8। क्लियर है, आगे समझ में? चलिए परवीन जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इंपीरिकल फॉर्मूले का ही। ओके, तो बेटा अब जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, कहां से, ओपी टंडन से लिया सर। ओके, कहते हैं आई हैव टू एलिमेंट्स ए एंड बी। ए का जो एटॉमिक मास है वो 75 है और बी का एटॉमिक मास 16 है। एटॉमिक मास दिए हुए बेटा ए और बी का, ठीक है। और जो ए की परसेंटेज दी गई है दैट इज 75.08%। और आपको इसका इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है कि इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा। AB2 होगा, कुछ भी हो सकता है, वो हमें ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं, हम लोग सीधा अपना क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो देखिए दिया क्या हुआ है ए और बी। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन होगा, लेकिन अब शॉर्ट में टेबल हम लोग बनाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव डील करें बेटा। सबसे पहले तो हमें क्या दिए गए हैं, एलिमेंट्स क्या क्या दिए गए हैं। एलिमेंट्स है, एक ए है एक बी है, ठीक है। और यहां हम इनका मास भी लिख लेते हैं ताकि बार बार हमें प्रॉब्लम ना हो। 75.08 और इसका मास हमें, सॉरी इसका जो है वो हमें नहीं दिया गया कि भाई मास वगैरह इसका क्या आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? अभी 75, सॉरी मास 75 है। परसेंटेज कंपोजिशन जो है ए की 75.08 है बेटा, बी की हमें दी नहीं गई है बेटा, लेकिन कंपाउंड में सिर्फ कौन है, ए और बी ही है। तो अगर दो चीजों से मिलकर एक कंपाउंड बना है, मान लीजिए वो कुछ भी है, 100% हम उसको कंसीडर करेंगे, उसमें से ए हमें पता चल गया दैट इज 75.08, तो बी निकाल लीजिए 100 में से सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो जो बी आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसे 100 में से करें तो 100 माइनस 75.08 दैट इज 2924। ओके, 24.92 आ गया बेटा, ये आ गया हमारे पास एक तरीके से। और इसका मास हमें दे रखा है, एटॉमिक मास इज 16, ये तो गिवन है ना क्वेश्चन में। ओके, अब हमें क्या निकालना बेटा, इनके मोल्स निकालने हैं। क्या आ जाएगा 75.08 डिवाइडेड बाय 75 आ जाएगा, 24.92 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो जब इसको डिवाइड करेंगे बेटा जी वैल्यू 1 आएगी, और 24 16 अप्रोक्स वैल्यूज पे चलता है बेटा, 1.5 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जिसको हम इंपीरिकल रेशियो भी बोल सकते हैं। देखिए कहीं इंपीरिकल रेशियो आ जाए तो भी आपको घबराना नहीं है, यही भी ये वही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स होती है हमारे पास। तो बेटा 1.5 तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो इसका नियर बाय जो है आपके पास, जिसमें ये टर्म हो जाए कंप्लीट उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा, तो फिर इसको भी करना पड़ेगा तो 2 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, इंपेरिकल रेशियो आ गई, तो अब कुछ नहीं करना है आपको, आपका आंसर आएगा A2B3, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने। आगे समझ में? छोटा सा क्वेश्चन था बेटा, नोट कर लीजिए, मगर इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बेटा अब एक और अलग तरीके का न्यूमेरिकल करते हैं। टॉपिक यही रहेगा, इंपीरिकल और केमिकल फार्मूला। तो देखिए जैसे कि स्टेटमेंट में हमें दिया गया है, द क्रिस्टलाइन सॉल्ट कंटेन्स, क्रिस्टलाइन सॉल्ट का फार्मूला है Na2SO4.XH2O, ऑन हीटिंग इट लूजेस 59.5% ऑफ इट्स वेट।
व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, और ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी ई, जिसमें आपको दिया गया है Na2SO4 5H2O, Na2SO4 7H2O, Na2SO4 10H2O और Na2SO4 6H2O। आपके पास 5 ऑप्शन है बेटा, और आपको ये कैलकुलेट करके राइट आंसर अपना चूज करना है। तो देखिए, जैसा कि हमें सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या दिया गया है, फॉर्मूला इज Na2SO4 XH2O, यानी हमें ये X फाइंड आउट करना है बेटा जी, ये X कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, जब हम इस कंपाउंड को हीट कर रहे हैं ना बेटा, हीट करने से क्या होगा, देखिए वाटर वेपर जो है दैट विल एस्केप आउट, और ये हमारे पास आ जाएगा Na2SO4 प्लस XH2O। ठीक है, अब यहां ये दिया गया है बेटा क्वेश्चन में कि जो वेट लूज हुआ, वेट किसका लूज होगा बेटा, जो वाटर बाहर गया है एस्केप आउट हुआ उसी का लूज होगा, वो कितना है, दैट इज 55.9%। ठीक है, अभी यहां से हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है बेटा। ठीक है, तो अब क्या करना है, टोटल परसेंटेज तो 100 होती है, 100 में से आप 55.9% को आप अपना सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, तो क्या आ जाएगा 1, दैट इज 4, यानी कि जो Na2SO4 है, जब उसको हीट किया गया और उसने वाटर निकाल दिया, वाटर के निकलने के बाद जो Na2SO4 है वो टोटल कंपोजिशन में 44.1% था। देखिए अब क्या करना है आपको, समझिए, सबसे पहले Na2SO4 का मास निकाल लीजिए, टोटल मास क्या आ जाएगा, सोडियम का 23 है बेटा, 2 सोडियम है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, प्लस सल्फर का 32, प्लस ऑक्सीजन का 16 है और मल्टीप्लाइड बाय 4। तो इस तरीके से हम अपना मास निकाल लेंगे, तो ये जो है हमारे पास, ये कुल कैलकुलेट होके हमारे पास आ जाएगा बेटा जी, दैट इज 142 ग्राम। अब समझना क्या है बेटा कि अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं, तो इस फॉर्मूले में इतना परसेंट वाटर था और 44.1% मेरा Na2SO4 था। इससे ये समझ में आया कि अगर 44.1% Na2SO4 है तो उसमें जो वाटर कंटेंट है वो कितना होगा, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर है आपका जो सेपरेट हुआ है, दैट इज 55.9। तो सीधी सी बात है बेटा जी, इफ Na2SO4 is 44.1, देन वाटर कितना होगा हमारा 55.9। तो अगर हम 1 ग्राम कंसीडर कर लें बेटा तो क्या हो जाएगा 55.9 डिवाइडेड बाय 44.1 आ जाएगा। और अगर हम कंसीडर कर ले बेटा जी जो इसका मास है हमारे पास दैट इज 142, तो उसमें हमारा वाटर कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे बेटा, कैलकुलेट करेंगे, तो यहां हमारा आंसर आ रहा है 180 ग्राम। आप कैलकुलेट करेंगे इजीली फाइंड आउट हो सकता है 180 ग्राम। अब देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल जो है 1 मोल ऑफ वाटर, इसका मास कितना होता है बेटा 18 ग्राम, लेकिन हमारे पास 142 Na2SO4 के साथ कितना वाटर है दैट इज 180। तो अगर 1 मोल का 18 ग्राम है तो 180 ग्राम में कितने मोल बनेंगे बेटा जी, इट विल प्रोड्यूस 10 मोल। कैसे, 180 डिवाइडेड बाय 18 कम्स आउट टू बी 10 मोल्स। तो आपका जो फॉर्मूला है वो बन गया Na2SO4.10H2O। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से भी आपके इंपीरिकल और केमिकल फॉर्मूले के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब एक बार ऑप्शन चेक कीजिए, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए बी सी डी। डी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है कि भाई ये ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए, डी ऑप्शन सही है। हाँ तो बच्चों एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। देखिए स्टेटमेंट क्या है, आई हैव ए कंपाउंड विच कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन की परसेंटेज है बेटा जी 24.27% एंड क्लोरीन है 71.65%। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इन डाटा की हेल्प से इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको वो टेबल बनानी आनी चाहिए बेटा, जिसमें सबसे पहले क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले होता है हमारा एलिमेंट। अब क्या क्या एलिमेंट हमारे पास है बेटा जी, कार्बन है हमारे पास, हाइड्रोजन है, जो भी आपको स्टेटमेंट में दिया गया है वो लिख लीजिए, और क्लोरीन है। सेकंड जो पार्ट है टेबल का उसमें हमें इनके सिंबल लिखने हैं।
अभी सिंबल कार्बन का, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का फॉलोड बाय द कंपोजिशन। अभी कंपोजिशन एक बार दोबारा देख लीजिए। कार्बन की कंपोजिशन है 24.27%, हाइड्रोजन की है 4.07% बेटा जी, और दैट इज 71.65%, क्लोरीन इज 71.65। ये है परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट पार्ट में हमें इनका एटॉमिक मास लिखना होता है बेटा, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज 12, हाइड्रोजन 1 एंड क्लोरीन 35.5। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है आपको। अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है बेटा जी गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास। ठीक है, और अगर किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका मास डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास। तो अभी हम एलिमेंट की बात करें तो एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे। कैसे निकलेगा बेटा जी, गिवन कितना है 24.27 डिवाइडेड बाय 12, 4.07, और इसका एटॉमिक मास दैट इज 171.65 और डिवाइडेड बाय 35.5। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा दैट इज अप्रोक्स 2.02, 4.07 एंड 2.02। ओके, तो ये हमारे आगे नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें क्या करना है बेटा जी, सिंपलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, यानी कि जिसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे ध्यान में रखना है, उसे सारी वैल्यू से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास रेशियो ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स। तो इन दैट केस सबसे छोटी वैल्यू यहां और यहां तो सेम है, तो यही लेके चलेंगे हम लोग। 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02, 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02। तो ये आ जाएगी यहां से हमारी सिंपलेस्ट रेशियो। अगर हम करेंगे तो 1, अप्रोक्स ये आ जाएगा बेटा जी 2, और अप्रोक्स ये आ जाएगा 2, सॉरी 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप होता है, अगर ये फ्रैक्शन में होते बेटा, डेसिमल में होते, तो हम इन्हें सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करते। लेकिन अभी क्या है, कहीं ना कहीं ये सिंपलेस्ट रेशियो ही है, तो हम यहां लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स, ऑफ मोल्स। तो क्या आ जाएगा बेटा 1, 2 और 1। ठीक है जी, तो ये हमारा सॉल्यूशन होता है। अभी करना क्या है फाइनल पार्ट के लिए, अभी इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे बनता है बेटा, इंपीरिकल फॉर्मूला। अभी कार्बन देखिए यहां पे कितना है, कार्बन इज 1, तो कार्बन इज 1, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा जी 2, तो हाइड्रोजन इज 2, और क्लोरीन कितना आया है 1, तो सी है। दिस इज अवर इंपीरिकल फॉर्मूला। लेकिन अभी क्या करना है, अभी आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आपको एक चीज और दी गई है कि मोलिक्यूलर मास दिया गया है 98.96%। कितना मोलिक्यूलर मास है हमारे पास, मोलिक्यूलर मास इज 98.96 आपके पास, ये मोलिक्यूलर मास है, और हमें मोलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। देखिए होता क्या है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, पहले आप इंपीरिकल मास निकाल दो। इंपीरिकल मास किसके निकलेगा, इंपीरिकल फार्मूले से। कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 35.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 37, 49 पॉइंट, देखिए कितना 5, ये आपका आ गया इंपीरिकल। तो मोलिकुलर फॉर्मूला बेटा जी जो निकलता है वो होता क्या है बेटा, पहले तो मोलिकुलर मास आपको दे ही रखा है, ये ना इंपीरिकल मास दे रखा है, तो हमें n निकालना पड़ेगा, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल मास। अभी मोलिकुलर मास गिवन है, इंपीरिकल मास हमने इंपीरिकल फॉर्मूले की मदद से निकाल लिया, तो n कम्स आउट टू बी 2। अब यहां क्या करना है बेटा, जो आपका इंपीरिकल फॉर्मूला है ना उसे आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो दैट कम्स आउट टू बी 2CH2Cl।
तो योर आंसर विल बी C2H4Cl2। ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। मैं आपको यहां से पार्ट दोबारा बता रहा हूं। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी विल कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल के बेटा जी इसका मास निकाल लीजिए, जिसे हम कहेंगे इंपेरिकल मास। वी विल कॉल इट इंपेरिकल मास। अब मोलिकुलर मास हमें दे रखा है हमारी स्टेटमेंट। करना क्या है बेटा जी, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास से हमारा n आ जाए। तो n कैलकुलेट करना है, कितना आ गया 2, और इस 2 को आप इंपेरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल फाइंड आउट योर मोलिकुलर मास। तो ये वो क्वेश्चन है जिससे हम इंपेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूले को इंटरलिंक करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में नोट डाउन कीजिए। हाँ तो बेटा आज आप लोगों ने इंपेरिकल और केमिकल फार्मूले के बारे में समझा और उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अब मैं ये चाह रहा हूं कि इन सारे टॉपिक्स को देखने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रहा हूं, वो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है। क्लियर है? तो अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से नोट करें, सीरियसली इनकी प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद किसी नए टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपकी प्रॉब्लम्स अभी आपको मिल जाएंगी आपके बोर्ड पे।